बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी, कि बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी, और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी। और जान हथेली पर रखकर, कि जान हथेली पर रखकर जब वीरों ने हुंकार किया, आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया, आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग सपत्नीक बैठे हुए हैं, आपका डर मैं समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके तालियां वालियां बजाते रहो, नहीं तो यहाँ पे हम भी शहीद हो जाएंगे आज। भैया 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं आप तक। जो लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, उन्हें तालियां बजाना क्यों जरूरी है? बीवी के चक्कर में नहीं बजा रहे हो, नहीं बजाओगे तो भी समस्या हो सकती है, क्योंकि मुझे एक वरदान प्राप्त है। और वरदान क्या है भैया? देखिएगा कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। क्या बात है? कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। भाई साहब, आप कहां से सुनने का प्रयास कर रहे हो? पोजीशन भूल ना जी, यहाँ भंडारा ना है, पॉलीथिन लेके आए भाई साहब। अच्छा फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। वाह 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 वाह। ना ये सब पॉलीथिन वगैरह लेके भंडारे में जाने की परंपरा है। यहाँ तो कवियों का भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। मैं पिछली बार तो मिला था भाई साहब, अच्छा था। अगर ना भी हो तो आप अरेंजमेंट करा लेना, भी तो बहुत चलेगा। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास, किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूँ बाद में न कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूँ बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरी से जुड़ चली जाएंगी। कि पहले ही बता रहा हूँ बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जुड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। फ्लो में ऐसे लोगों ने भी बजा दी जिनकी ना प्रेमिका है ना पत्नी है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को सलाम है। इसकी तो 4-5 है, ये किलो के हिसाब से रखता है भाई साहब। नहीं, लेकिन आप तक पहुंचता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो। विकास की बात की, आशुतोष की भाई साहब ने, आपको प्रणाम करता हूं। मुझे पता लगा आपकी वजह से ही खड़ा हूं यहाँ पे। इसके बारे में बता दो कुछ। बहुत बढ़िया लड़का है। आजकल तो कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है पता नहीं, मेरे याद ना होगा। एक बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है भाई साहब, रियान पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है। हाँ, नोएडा में ना, वहाँ एडमिशन कोई ना करा रहा। लेकिन जब भाई साहब इसकी नौकरी नहीं लगी थी, उससे पहले एक दिन मेरे पास फोन आया, बोला स्वदेश भाई बड़ी बुरी स्थिति है, कविताओं से घर का खर्चा नहीं चल रहा, क्या किया जाए? मैंने कहा भाई इसका तो एक ही उपाय है, कहीं नौकरी ढूंढते हैं। तब तक मेरी भी नहीं लगी थी। हम दोनों भाई साहब एक प्राइवेट कंपनी में चले गए इंटरव्यू देने। अब भाई साहब इंटरव्यू देने पहुंचे तो तुक्के से पहला नंबर मेरा लग गया। मैं अंदर गया, अंदर इंटरव्यू ने मेरे से सवाल किया, बोले बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे अंतराल संघर्ष के बाद 1947 में जाकर हमें सफलता प्राप्त हुई, और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। उसने कहा बहुत बढ़िया, ये बताओ कि चांद पे पानी है क्या? मैंने कहा सर साइंस तो मान चुकी है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, एक काम करो, अब अगले वाले को भेजो। भाई साहब तुक्के से अगला नंबर इस विकास का था, और इसका कॉन्फिडेंस आप देखते ही हो, आपको पता है कितने कॉन्फिडेंस में रहता है। इसने बाहर ही मेरे को धमका के पूछ लिया, बोला स्वदेश भाई ये बताओ अंदर क्या क्या पूछा था? मैंने कहा भाई इतने से टाइम में ये क्या बताऊं, पहला पूछा ये बता दिया, दूसरा पूछा ये बता दिया, तीसरा पूछा ये बता दिया। ये फुल कॉन्फिडेंस में अंदर चला गया। लेकिन भाई साहब वहां पे जो इंटरव्यूअर था वो भी आपके हापुड़ का ही रहा होगा। उसने भाई साहब सवाल बदल दिया, अब आप आनंद लेना। उसने पहला सवाल इससे किया, बोला बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इसने भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया,
बोला विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भाई साहब उसे लगा हो सकता है घर में लोग बोल देते हो, कोई बात नहीं। उसने अगला सवाल किया, बोला बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ? इसने कहा सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर सफलता प्राप्त हुई। और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। इंटरव्यू बोला पागल वागल तो नहीं हो गए हो? बोले सर साइंस तो मान चुकी है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब खाली हंसने से काम नहीं चलेगा, एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां इसके लिए बजाओ। अब मेरे लिए गाना बजाइए। सारी तेरे लिए ही बजवा दूं। तो एक और सुन लो भाई साहब, इसके लिए ही बजानी है अब भी ताली, मेरे लिए एक भी मत बजाना, बस ऐसे ही बजाते रहना। मैंने अभी बताया मैं एक स्कूल में भाई साहब मास्टर हूँ, सरकारी स्कूल है। अब एक दिन क्या हुआ, हम संभल, मेरा स्कूल जो है वो नरोरा में है, तो हम संभल एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, स्कूल होते हुए चलते हैं। इसने कहा ठीक है भैया मुझे कोई समस्या नहीं है। अब भाई साहब हम दोनों स्कूल में पहुंच गए, ये खाली बैठा था, इसका मन नहीं माना और कभी आदमी का मानता भी नहीं है भाई साहब। ये घूमता फिरता 8वीं क्लास में घुस गया और 8वीं क्लास में जाके इसने एक ऐसा बिल्कुल अटपटा सा सवाल पूछा, भाई साहब क्लास में किसी बच्चे को समझ नहीं आया, क्योंकि इसे अपनी होशियारी दिखानी थी, इतना बड़ा कवि है और ऊपर से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी है। तो भाई साहब इसने जो सवाल पूछा वो सीधे सीधे आपको बताता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर तालियां वालियां बजाना। इसने कहा कि बच्चों बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? भाई साहब एक आदमी को नहीं समझ आया, बच्चे घूम गए, बिल्कुल मास्टर भी घूम गए। लेकिन इसने फिर से दोहराया सवाल, बोला बच्चों बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है? सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब यूं चौंक गया, बोला तूने उम्र तो एकदम ठीक ठीक बताई है, लेकिन ये बता तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने एकदम ठीक ठीक बता कैसे दिया? अब सरकारी स्कूल के बच्चे का उत्तर आप तक पहुंच जाए तो आगे से पीछे तक इस कवि सम्मेलन को तालियों से खोल देना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो सिर्फ इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। तेरे लिए और तो ना बजवानी बहुत हो गया। नहीं, ये भाई साहब सच्चाई है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए, बता रहे थे क्या उन्होंने ही दिया पेमेंट? अच्छा हाँ अध्यक्ष जी आएंगे तब तक मैं ऐसे ही लगा रहूंगा, कविता तो नहीं सुनाऊंगा। जुगाड़ करेंगे ना भाई, जुगाड़ उगाड़ की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। हुआ क्या भाई साहब, जब मैं अपने स्कूल में पहली बार गया, मैं एकदम सच्ची सच्ची बातें बता रहा हूँ, झूठ बोलने का ठेका प्रतीक भैया का है। ये आपको जो भी बताएंगे सब झूठ बताएंगे। अभी मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं बस वही बता देता हूँ। हुआ क्या भाई साहब, जब मैं पहली बार अपने स्कूल में पहुंचा तो मैंने देखा स्कूल की हालत थोड़ी खस्ता हाल है। सरकारी स्कूलों की स्थिति से आप वाकिफ होंगे। तो मैंने थोड़ा जो ग्रांट का पैसा आता है उससे ही पुताई वगैरह कराई और सामने बिल्कुल मेन गेट पे लिखवाया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसका अर्थ आशुतोष जी आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, लेकिन हमारे गांव के प्रधान जी घूमते घूमते स्कूल में आ गए और उन्होंने सामने लिखा हुआ पढ़ा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो मेरे पास आके बोले गुरुजी तुमने यूं बस लिखवाई दिया, इसका मतलब भी तुम्हें पता है? मैंने कहा भाई साहब अगला स्टोर में बात कर रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो आप ही बता दो। तो प्रधान जी ने विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का जो अर्थ बताया, अगर वो अर्थ आप तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि गुरुजी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ ये है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। यहाँ भी प्रधान जी बैठे हैं तो क्या ना तो करा होगा इन्होंने भी ऐसा काम। लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता सही में मेरी पेमेंट किसके पास से आनी है। तो आप लोग तो सारे अच्छे हो, मैं तो अपने गांव के प्रधान जी की बात कर रहा हूँ।
ना प्रधान जी आप बुरा मत मानना, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे पता है आपने तो बहुत सारे स्कूलों में डोनेशन दिया। एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये बुरा मान गए तो पेमेंट अटक जाएगी। लेकिन ये मान लो प्रधान जी की बात नहीं है भाई साहब, हमारे यहाँ तो हर कोई गजब है। मैं गया स्कूल में क्लास में, मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक शब्द लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा बच्चों का कम से कम स्तर तो देखूं कितना इन्हें आता है। और बीच में से एक बच्चे को उठा के बुला लिया, मैंने कहा बेटा बताओ ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। उसने एकदम विकास की तरह फुल कॉन्फिडेंस में बोला गुरुजी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा लगता है भाई साहब इसका बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा बेटा कल अपनी मम्मी को बुला कर लाना। बच्चा अगले दिन मम्मी को बुला कर लाया। मैंने कहा बहन जी बच्चे को क्या सिखाती हो? ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो बहन जी बोली मास्टर जी बच्चा है, इसे थोड़ा प्यार से समझा दिया करो, अभी इस बेचारे की कैपेसिटी ही कितनी है। मैंने कहा भाई साहब बल्ब फ्यूज नहीं है, आप तो वायर ही उड़ा हुआ। मैंने कहा बहन जी आप अपने पतिदेव को भेजना कल। अगले दिन पतिदेव आए। मैंने कहा भाई साहब आप क्या सिखाते हो? आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। तो भाई साहब पतिदेव बोले अरे मास्टर जी छोड़ो, आप भी जरा सी बातों की क्यों फोकट में इतनी पब्लिसिटी करते रहते हो। मैंने कहा भाई साहब ना तो बल्ब फ्यूज है ना ही वायर उड़ा हुआ है। मैं कहा यहाँ तो पूरे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट लग रहा है। मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा आपके घर में कोई और बड़ा बूढ़ा बच रहा है? बोले हाँ है, हमारे पिताजी हैं 80 साल के। मैंने कहा उन्हें भी भेजो, उन्हें भी चेक किया जाए। अगले दिन भाई साहब उनके पिताजी आए। मैंने पिताजी को नमस्ते करी। पिताजी बोले क्या बात है गुरुजी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी हुई है क्या? मैंने कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग काहे बात की? आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। अब कहीं बाबा जी की बात आप तक पहुंच जाए तो दोनों हाथों को खोलना। बाबा जी ने कहा अरे मास्टर जी छोड़ो, जाने भी दो, ये तो बेचारे जन्म से ही जाहिल हैं, गवार हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। तो भाई साहब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आप हापुड़ वाले बहुत अच्छे लोग हो, ये मुझे इसने भी बताया और मैं पहले भी कई बार आप लोगों के बीच में आया हुआ। आप लोग एक तो बड़े ही हाजिर जवाब हो और हर काम में से अपना तरीका निकाल लेते हो। अब आप भैया कहेंगे कि ऐसे कैसे मान ले? क्या कह रहे हैं बाबूजी, ज्यादा पढ़ रहा हूं क्या? तो मैं बताता हूँ भाई साहब बड़े समझदार लोग होते हैं हापुड़ के। बाबूजी आप सुनना ध्यान से। वो हुआ क्या, एक बार एक हापुड़ का आदमी, एक गाजियाबाद का आदमी और एक नोएडा का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अब चाय पीने के बाद हापुड़ के आदमी ने क्या करा, चाय पी और चाय पी के मेज पे आगे कप को बिल्कुल सीधा रख दिया। नोएडा वाले ने क्या काम करा, जो गाजियाबाद का आदमी था उसने चाय पी और चाय पी के कप को सीधा रख दिया। नोएडा के आदमी ने क्या काम करा, उसने चाय पी और चाय पी के कप को उल्टा रख दिया। बेचारा हापुड़ वाला फंस गया। लेकिन भाई साहब हापुड़ का आदमी फंस जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उसने चाय पी और चाय पी के कप को मेज पे एकदम आधा रख दिया। अब जैसे ही उसने मेज पर कप को आधा रखा, तुरंत ही नोएडा वाला और गाजियाबाद वाला बोल पड़ा, बोला भाई तूने ये चाय पी के मेज पर कप को आधा क्यों रखा? तो इसने कहा कि तू बता तूने चाय पी के कप को सीधा क्यों रखा, और तू बता तूने चाय पी के कप को उल्टा क्यों रखा? तो नोएडा वाले ने कहा कि भाई अब मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने चाय पी के कप को उल्टा रखा। गाजियाबाद बोला भाई अभी मुझे चाय और चाहिए, इसलिए मैंने चाय पी के कप को सीधा रखा, लेकिन तू बता तूने कप को आधा क्यों रखा? अब कहीं हापुड़ वाले का जवाब आप तक पहुंचे तो हापुड़ वालों के लिए तालियां बजा देना। हापुड़ वाले ने कहा कि भाई मैंने चाय पी के कप को आधा इसलिए रखा कि अगर अभी चाय और हो तो ले आओ और ना हो तो रहने दो। चाय है क्या? मनोज भैया 3-4 बार मांग चुके हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग बड़ा मन से सुन रहे हैं, एक बार मन से तालियां बजा दीजिएगा। जिस कार्य के लिए बुलाया वहां तक पहुंचता हूं, देखिएगा 4 पंक्तियां संभालिएगा। अभी पत्नी की बात हुई, इसने भी घरवाली की बात करी, मैं भी अपनी घरवाली की थोड़ी बात करता हूं आपसे। कैसी है भाई साहब मेरी घरवाली? कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो जाए तो ही तालियां बजाना। कि थका हारा हुआ यदि
ऑफिस से आऊं कभी चौकस वो पल में मिजाज कर देती है, और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर का मोहल्ला थोड़ा और अच्छे से तालियां बजाएगा तो और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और संभालिएगा कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली पत्नियां, भैया सच बता रहा हूं तो फिर बताना, कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली पत्नियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली पत्नियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी, कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती है जी। पहले सीधी सादी लगती है जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती है जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सिक्किम तो नहीं, कि दूसरे की हो तो मीठी, भैया याद आ गई क्या किसी की? अलग ही मुस्कान थी चेहरे पर। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली पत्नियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सिक्किम तो निज, कड़वी दवाई लाइफ लॉन्ग लगती है जी। और प्यार मनोहार भरा, कि प्यार मनोहार भरा गीत तो पड़ोसन है, बीवियां तो बस सैड सॉन्ग लगती है जी। प्यार मनोहार भरा गीत तो पड़ोसन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ पे पत्नियां बैठी हुई हैं वो सुन लें, आप वो संभाल लें। एक अंतिम हास्य की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसके बाद 1-2 छंद और पढ़ूंगा आपके बीच में, अगर मन से सुनेंगे फिर अपना स्थान लूंगा। ये यहाँ पर जितनी महिला शक्ति बैठी हुई है, आपकी भरपूर तालियां इन पंक्तियों में चाहिए होंगी, तो ऐसा आगे भी लिखने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है प्रेमिका और पत्नी के बीच में। अगर ठीक ठीक कर दिया हो तो फिर आपके हाथ खुले। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, अब पत्नियों की दाद मिलनी चाहिए। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। के जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं। भाई साहब आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? अत्याचार ज्यादा हो रहा है क्या? आप भी ताली बजा सकते हैं, घर पे हैं वो, आप यहाँ क्यों परेशान हो? नहीं, ज्यादा ध्यान से सुन के इसमें कुछ हासिल थोड़ी होना है, होगा तो फिर भी वही जॉब हो रहा है। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, किंतु डांटने व धमकाने वाली बीवियां। और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। और तारीफों के पुल खूब बांधती है प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती है प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां। कि तारीफों के पुल खूब बांधती है प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां। और मीठे मीठे स्वप्न, के मीठे मीठे स्वप्न दिखाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न दिखाने वाली प्रेमिकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन विकास का आदेश है, कुछ एक देशभक्ति के छंद और आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम में आपने बुलाया है, अगर यहाँ पर आकर देशभक्ति की कविता ना पढ़ी जाए तो लगेगा कि कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है। आप सभी को सौंपता हूं, देखिएगा 4 पंक्तियां। आज क्या चाहिए, बिल्कुल
तेवर बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपका समर्थन हल्का नहीं होना चाहिए कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। वाह, क्या चाहिए आज भारतवर्ष को कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। और कैसे युवा चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ने का प्रयास कर रहा है छोटा भाई स्वदेश यादव। स्वागत। मेरी जिन पंक्तियों ने मुझे स्वदेश यादव बनाया, पूरे हिंदुस्तान भर में मुझे पहुंचाया, उन पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देखना चाहता हूं किस मन से स्वीकार करेंगे कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान मिलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान मिलेगा। तालियां पूरी उठनी चाहिए। शाबाश, वाह भैया, बहुत वाह बहुत धन्यवाद। वाह। जो हाथ अगर अब भी खामोश रह गए उन्हें खोलने का प्रयास करता हूं स्वागत भैया। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का सर्वाधिक वायरल हुई है पंक्तियां मेरी, अगर आपके मन तक पहुंचे तो तालियों को खोलना कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपट कर घर वापस कब आना। वाह, क्या बात है भैया, क्या बात। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप तक पहुंचे तो फिर आपका समर्थन मिले कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी मन से संभाल लीजिएगा। ये जो कवि मंच पर बैठे हुए हैं इनकी वकालत करना चाहता हूं, इनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर। क्यों हमें तल खोना पड़ता है, क्यों तीखा लिखना पड़ता है कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर है आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन। और देखकर मंथन, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन। और आदि से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। वाह वाह, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, इस शहीद दिवस को समर्पित, इस शहीद मेले को समर्पित। उससे पहले एक छोटी सी भूमिका है कि जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए उनकी फांसी से एक दिन पहले जेल में पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने मां से पूछा कि मां तू रो क्यों रही है। तो मां ने कहा कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक लाडला ही दे
ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था। तो आपके दिलों में भगत सिंह के लिए जो आदर, जो सम्मान हो, उसे अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि माँ तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा। क्या बात, क्या बात। लेकिन कहीं जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन कर रहा हूं, अगर निवेदन स्वीकार हो तो अपने हाथों को खोलकर बताइएगा कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज शुद्ध वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना, और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना, और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। दुनिया की क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।